Hey guys, welcome and welcome back to this channel. So this is Diksha Mishra here. I'm a CA finalist. कितनी बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो तो बनता है. So this is the series number 2 of the AIS. जैसे कि बोला गया था कि AIS की सीरीज आएंगी. सीरीज क्या 5 चैप्टर्स हैं तो 5 चैप्टर्स के क्विक रिवीजन मैंने ट्राई किया कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले. सो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डन. जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लो. एंड ये चैप्टर 2 है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. आई होप कि इस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है लाइक साउंड इशू ना हो जो कि लास्ट वीडियो में था. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है. क्या ये हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है. क्या इसके बिना बिजनेस चल सकता है. क्या ये सिर्फ इतना ही टर्म है, एक नैरो टर्म है या वाइडर टर्म है. ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर अगर हम देंगे देन हमको इसकी पूरी मीनिंग समझ में आएगी. तो सबसे पहली चीज होती है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस प्रोसेस. किसी भी बिजनेस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. और ये सिर्फ एक टर्म नहीं है. इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं. फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं लाइक CRM, इन्वेंट्री एंड मेनी मोर मैनेजमेंट टॉपिक्स. नाउ इफ यू मूव फर्दर दैट एक पर्टिकुलर टर्म आपको दिख रहा होगा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. सिस्टम का मतलब क्या होता है. फाइनेंशियल तो समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग समझ में आ रही है, बट एक सिस्टम का मीन्स होता है द सेट ऑफ मेथड्स, सेट ऑफ प्रोसीजर विच क्रिएटेड टू कैरी आउट अ सर्टेन एक्टिविटीज. ये सिस्टम से काम करो तो कुछ हम मेथड्स बनाते हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनाते हैं, कुछ तरीके बनाते हैं कि किसी एक एक्टिविटी को हम इस तरीके से करेंगे, इस मेथड से करेंगे, उसमें ये प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे. तो जब ये सब चीजें एक फ्लो में चलती हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. अब है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. ये आपके पूरे चैप्टर का ही नाम है. इसमें ERP, काफी सारे मॉड्यूल्स और आपके मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा, काफी सारा कुछ इंक्लूड है. बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि इतना सारा कुछ कवर कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल. जो कि नॉर्मल क्लासेस आप देख सकते हो कितनी हाइपर लेवल की होती है. आई मीन हाइपर लेवल मीन्स कितने ज्यादा ज्यादा आवर्स की होती हैं. सो 30-35 मिनट्स में ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो. और जो भी थोड़े बहुत निमोनिक्स हैं वो मैं शेयर करती हूँ. तो गाइस मेरे पास सबसे फर्स्ट स्लाइड है फ्रंट एंड एंड बैक एंड शॉर्टकट. ठीक है. फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है. तो किसी भी प्रोसेस, किसी भी सॉफ्टवेयर में ना दो चीजें होती हैं. अब अगर आपने मॉड्यूल पढ़ रखा होगा ना जिन भी बच्चों ने, तो वो थोड़ा सा रिलेट कर रहे होंगे. उसमें बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है क्लाइंट का और वेटर का. उसमें बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है. मतलब उस एग्जांपल को पढ़ के आप एकदम सॉर्टेड हो जाओगे कि हाँ कहाँ पे क्या है. पर मैं ट्राई करती हूँ. फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है. फ्रंट एंड एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि डायरेक्टली क्लाइंट्स को डील करता है. लाइक कोई भी विंडोज आप खोल लो, कोई भी मेन जो ऐप पे होता है ना, जो आपको फर्स्ट इंटरेक्ट करता है, जिससे भी यूजर फर्स्ट इंटरेक्शन करता है, वो मेरा फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर होता है. बैकएंड जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसको मैनेज करने का, डेटाबेस को कलेक्ट करने का, और जितनी भी बैकएंड की एक्टिविटीज होती हैं वो सारी करता है. लाइक अगर मैं वेटर और शेफ की बात करूं तो शेफ यहाँ पे क्या होगा. शेफ बैकएंड का काम करता है क्योंकि खाना बनाना, जैसे जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने हैं वो सारा काम शेफ करता है. बट आपको क्या लगता है कि जितना काम शेफ को आता है क्या उतना ही काम वेटर को आता होगा. अब कोर्स नॉट. वेटर जो है वो सिर्फ वेटर यहाँ पे फ्रंट एंड का काम कर रहा है क्योंकि वेटर को लोगों से, अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से क्या करना है, उसको इंटरेक्ट करना है, उनको डील करना आना चाहिए. आपको क्या लगता है शेफ को ये आना चाहिए कि उसको कैसे कस्टमर्स को डील करना है. ऑफ कोर्स नॉट. दोनों की एक्सपर्टीज अलग है, दोनों का एरिया अलग है, और दोनों की परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ दोनों का एकदम डिफरेंट है. तो सेम वे सॉफ्टवेयर में भी होता है. एक होता है फ्रंट एंड एंड द सेकंड वन इज अ बैक एंड. इसके कुछ 3-4 चीजें ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसमें डिफरेंशिएट करके बताइए किस किस तरीके से ये लोग आपस में मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, किस किस तरीके से आपस में डिफरेंशिएट है. तो इसका एक शॉर्टकट है, दैट इज अ DPSLU. DPS एक स्कूल है और LU मीन्स लखनऊ मान लो. तो फर्स्ट है, D स्टैंड फॉर डोमेन एक्सपर्टीज, P स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन, S स्टैंड फॉर स्पीड, L स्टैंड फॉर लैंग्वेज एंड U स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंसेस. सो अगर हम बात करते हैं डोमेन एक्सपर्टीज की, मीन्स
फ्रंट एंड का जो सॉफ्टवेयर है और जो बैक एंड के सॉफ्टवेयर है, ये लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। लाइक फ्रंट एंड को किस तरीके से कस्टमर से जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको कैसे हैंडल करना है, ये काम मेरा फ्रंट एंड देखता है। और डेटा को स्टोर करना, कितनी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा, ये सारी जो चीजें हैं ये कौन मैनेज करता है, ये हमारा बैक एंड मैनेज करता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन की बात करें तो फ्रंट एंड को ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव देनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव शो होना पड़ता है। लाइक कस्टमर जो है वो उनसे इंटरैक्ट कर सके, कस्टमर इंटरेस्ट फील कर सके। अब सिंपल सी बात है ना, ऐसे इतना टाइम तो नहीं एग्जांपल दूं, बट फिर भी एक सुन लो। जैसे किसी भी आप किसी भी वेबसाइट को ऑन करते हो, किसी भी ऐप पे जाते हो, तो जब आपको जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव वो वेबसाइट या जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव वो ऐप दिखता है ना, उतना ही ज्यादा आप उससे कनेक्ट कर पाते हो। Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपकी कहीं पर भी जाते हो तो आपको अगर लगातार ऐसे पॉपअप नहीं दिखाने लगते हैं, ब्रेक्स आते हैं उसमें थोड़ा इंटरेक्टिव वे में, तो वीडियोस भी आने लगे। अगर अमेज़न देख का अगर आप शॉपिंग के उस पे जाओ मोड पे, तो आपको वीडियोस भी दिखती हैं कि उसमें इस तरीके से, तो थोड़ा बहुत ही एक पार्ट इंटरेक्शन का है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा देर तक उस ऐप पे अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, उनको वहां पे रुकना पसंद आता है, उनको वो चीजें देखनी अच्छी लगती हैं। तो ये सारा काम ना ये फ्रंट एंड देखता है, बैक एंड को इससे मतलब नहीं होता है, बैक एंड का प्रेजेंटेशन में कोई रोल नहीं होता है। ये प्रेजेंटेशन का काम फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर संभालता है। नेक्स्ट है स्पीड की बात करें, अगर स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब यही है कि अगर हम लोग किसी भी फ्रंट एंड एंड बैक एंड के सॉफ्टवेयर को, अगर एक ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग ना, तो दोनों के काम अलग अलग है। तो अगर दो कामों को हम किसी एक पर ही बर्डन डालेंगे तो उसकी स्पीड में जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी स्पीड रिड्यूस्ड हो जाती है। सेकेंड टर्म इज अ लैंग्वेज। तो फ्रंट एंड जो सॉफ्टवेयर है वो लैंग्वेज यूज करता है जो हमारे कस्टमर समझ सके। लाइक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई, हिंदी, इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बैक एंड लैंग्वेज, तो बैक एंड सॉफ्टवेयर टेक्निकल लैंग्वेज यूज करता है जो कि नॉर्मल लेमैन नहीं समझ सकता, वो सिर्फ फ्रंट एंड ही समझ सकता है। यूजर एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, यूजर एक्सपीरियंसेस की अगर मैं बात करूं तो जितने भी ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, फ्रंट एंड को यूजर एक्सपीरियंस का ज्यादा नॉलेज होता है, बिकॉज जितनी भी रिक्वेस्ट आती है कस्टमर के थ्रू, वो सारी फ्रंट एंड मैनेज करता है, उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। प्रोसेस्ड डेटा को मैनेज करता है, रॉ डेटा को नहीं, क्योंकि रॉ डेटा को मैनेज करने का काम बैक एंड का होता है। तो फ्रंट एंड जो होता है वो जो डेटा प्रोसेस्ड होके उसके पास आता है वो उसको मैनेज करता है। तो ये कुछ 3 4 5 पॉइंट्स थे। उसके बाद हमारे फ्रंट एंड एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सच में लिटरली आता है। ये काफी सारे, मैंने सच्ची बताऊं तो लास्ट टाइम के आई थिंक 10 12 साल के मैंने खूब एमटीपी आरटीपीज लगाए थे, तो ये क्वेश्चन मुझे मोस्टली टाइम मिला। नेक्स्ट वी हैव इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड एप्लीकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन क्या होती है, क्लाउड एप्लीकेशन क्या होती है। तो यहाँ पर ना एक प्यारा सा शॉर्टकट मैंने फिर से दिया, लाइक आई एम पीडीएफ, although I am not, but yeah. I stand for installation and maintenance, A stand for accessibility, M stand for mobile application, P stand for performance, D stand for data storage, again D stand for data safety and F stand for flexibility. पता है इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसमें एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो होता है ना वो थोड़ा सा ग्राउंड करके पूछता है। वो इन्हीं क्वेश्चंस में ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ लेता है कि इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड एप्लीकेशन की आप एडवांटेज बताइए या डिसएडवांटेज बताइए। तो इस क्वेश्चन में आई एम जो है वो आपके एडवांटेज का रोल प्ले करेंगे, और जो पी डी है, एफ को काउंट मत करिएगा, जो सिर्फ पी एंड डी है वो आपका डिसएडवांटेज का रोल प्ले करेंगे। किसके बिहाफ पे? क्लाउड एप्लीकेशन के बिहाफ पे प्ले करेंगे। कि आई एम जो है वो क्लाउड एप्लीकेशन के लिए एडवांटेज है, एंड जो पीडी है वो डिसएडवांटेज है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि बहुत ही माइनर पॉइंट है ये, डेफिनेटली आता है। सबसे पहली चीज है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की बात करूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों को। तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, आपको इंस्टॉलेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। कोई भी एप्लीकेशन है आपको अपने खुद के कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करनी पड़ती है। बट इस मामले में क्लाउड एप्लीकेशन बिल्कुल अपोजिट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं वहां करने की जरूरत होती है। वहां पे सारी मेंटेनेंस का जो काम होता है वो सारा कुछ वेंडर करता है, क्योंकि हम लोग तो क्लाउड पे यूज कर रहे हैं, तो हमें उसका मेंटेनेंस का कोई भी चिंता नहीं। एक्सेसिबिलिटी की बात करूं
तो इंस्टॉल एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या, अगर आपने जिस भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में उसको इंस्टॉल किया है, आपको उसी कंप्यूटर में जा करके उसको एक्सेस कर सकते हो। आप ऐसे हर जगह से नहीं उसको एक्सेस कर सकते, बट क्लाउड एप्लीकेशन में जस्ट अपोजिट होता है। इफ यू हैव इंटरनेट देन यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, 24/7 सर्विसेज रहती हैं, आप कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो क्लाउड एप्लीकेशन में तो मोबाइल एप्लीकेशन डेफिनेटली वर्क करता है, बट एट सेम टाइम इंस्टॉल एप्लीकेशन में ये वर्क नहीं करता है। परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस में अब यहाँ पे जो क्लाउड की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड होती है, वी ऑल नो कि इंटरनेट पे डिपेंड होती है। तो अगर इंटरनेट स्लो है तो हमारी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करेगा, और अगर इंटरनेट स्लो नहीं है तो ऑफकोर्स हमारी परफॉर्मेंस फास्ट रहेगी। बट इंस्टॉल्ड की अगर मैं बात करूँ, अगर आप क्लाउड के नजरिए से देखो ना, तो ये उसके लिए डिसएडवांटेज हो रहा है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पीडी जो है उसका वो डिसएडवांटेज है। तो परफॉर्मेंस में अगर इंस्टॉल्ड की बात करूँ तो उसको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती है। अगर पहले से उसके में डेटा इंस्टॉल्ड है तो वो आराम से आपके डेटा का एक्सेस एक्सेस कर देगा, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एज कम्पेयर टू क्लाउड काफ़ी बेटर रहेगी। डेटा स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में डेटा आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है, तो आपको कोई चिंता नहीं रहती है। बट सेम वे क्लाउड में आपका डेटा कहाँ स्टोर है आपको कोई जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि आप एज अ इंटरनेट के थ्रू कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आपका डेटा जो आप डाल रहे हो नेट पे वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है। पर एज इंस्टॉल्ड में नहीं होता। डेटा सेफ्टी की बात करें तो फिर से अगेन इट इज द डिसएडवांटेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन। इंस्टॉल में बात करें तो इंस्टॉल में सिंपल सी बात है यार कि डेटा हमारे पास स्टोर है, तो ऑफ कोर्स वो सेफ ही होगा। बट क्लाउड में वी डोंट अवेयर कि हमारा डेटा जा कहाँ रहा है, तो उस चीज में थोड़ी सी हमारी सेफ्टी लैक करती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इंस्टॉल एप्लीकेशन हमारी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेयर टू क्लाउड एप्लीकेशन। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है। तो प्लीज़ हाँ, ये जो थोड़े बहुत मैं सही बताऊँ ना, ऐसा पीडीएफ मैं चाहती थी कि यार मेरे टाइम पे मुझे मिले, बट नहीं मिल पाया। सो मैंने जितना भी मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने इस पीडीएफ में डाला। एंड इफ यू गाइज वांट दिस पीडीएफ ना, तो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। मैं वहाँ पे इसको डेफिनेटली डाल दूंगी। आई थिंक फर्स्ट वाला भी नहीं डाला है अभी, तो ये दोनों पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से ले लो। आई होप थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ईआरपी, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसके बेनिफिट का शॉर्टकट है रिबोट, नॉट रिबूट। कह सकते हो रिबूट, रोबोट नहीं है, बट बाकी जो कुछ भी बोल लो। अब सबसे पहले बात आती है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईआरपी इज एन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि बनाया जाता है कोऑर्डिनेट करने के लिए आपके बिजनेस प्रोसेस में जितनी भी रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज हो रही हैं किसी एक बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उन सब को कोऑर्डिनेट करने का काम ईआरपी करता है। ईआरपी को इसीलिए डिजाइन किया गया कि जो भी चीजें हमारे बिजनेस प्रोसेस में हो रही है ना, वो सब एक कोऑर्डिनेटेड फ्लो में हो, ताकि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और सब कुछ विजिबल हो। तो इसी के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं कि ईआरपी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है रिडक्शन इन साइकिल टाइम। इसको आप बहुत ही लेमन लैंग्वेज में खुद ही सोचो यार, कि जब पहले से किसी चीज की प्लानिंग करके रखा हुआ है तो ऑफ कोर्स साइकिल टाइम कम लगेगा। रिडक्शन इन लीड टाइम, लीड टाइम और साइकिल टाइम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने से लेकर के उस ऑर्डर के रिसीव होने तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं लीड टाइम। और जब उसी ऑर्डर को प्लेस करने तक के डिलीवर होने तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं साइकिल टाइम। ऐसा याद कर लो कि साइकिल मीन्स थोड़ा सा पूरी साइकिल होती है ना, प्रोडक्शन का आना, उसका चीज बनना, मैन्युफैक्चर होना, फिर कंप्लीट फिनिश गुड्स बनना, देन उसको डिलीवर करना, तो ये पूरा प्रोसेस साइकिल में हो जाता है। और लीड टाइम की बात करें तो ऑर्डर आपने प्लेस किया और आपको रिसीव हुआ, दैट्स इट। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही। एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग आप करके रखे हो तो उस चीज में देखो, पहली बात तो यार ये कि जब भी ऐसे पॉइंट्स पढ़ा करो ना, तो ऊपर की हेडिंग को बार बार रिपीट किया करो। कभी कभी होता है कि हम नीचे का मतलब
पॉइंट्स पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं कि मेन हेडिंग ही दिमाग से स्लिप हो जाती है कि पढ़ क्या रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है पढ़ने का। मैं इसीलिए बार बार पॉइंट्स के बीच में हेडिंग्स पढ़ती रहती हूँ कि आपको याद रहे कि हम ईआरपी पढ़ रहे हैं। ईआरपी को ध्यान में रख करके जब पॉइंट्स पढ़ोगे तो ये तो बस ऐसे फिंगर टिप पे याद हो जाने। नेक्स्ट इज अ बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रखा हुआ है बुक में, मैं वही बताती हूँ आपको। अब सिंपल सी बात है, जब ईआरपी के थ्रू कस्टमर क्या कर सकता है, जब ईआरपी मींस ईआरपी के थ्रू कस्टमर क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर का ट्रैक रख सकता है। उसने ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी हम एबल हैं देखने के लिए कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है, अभी डिलीवर होने में कितना टाइम है। तो जब ये सारी चीजें कस्टमर को मिलती है ना, तो उतना ज्यादा वो सेटिस्फाई होता है। अगर आज ऑर्डर प्लेस किया, उसको कल शाम तक उसका प्रोडक्ट मिल जाता है, सही सलामत मिल जाता है, तो उसका सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फाई हो गया ना, तो अब वो नेक्स्ट टाइम उसी जगह पे जा करके अपना नेक्स्ट ऑर्डर भी वो वहीं से प्लेस करेगा। फिर है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमको टेक्नोलॉजी के साइड से हम बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी कब आ रही है, हम उसका यूज कर सकते हैं। ऑन टाइम शिपमेंट होती, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चर हुआ, फिनिश गुड्स बना, फटाफट सारा कुछ होने के बाद जब फिनिश गुड बन के हमारे कस्टमर के पास डिलीवर होता है ना, तो इस बीच में जितने भी प्रोसेस में जितने भी एरर्स होने के जो चांसेस थे, वो ईआरपी के आ जाने से काफी हद तक मिनिमाइज हो गए। तो एरर मिनिमाइज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, तो सिस्टम भी फास्ट हो गए हैं, और इसी तरीके से जो काम करने की स्पीड है वो भी फास्ट हो गई है। तो ऑन टाइम शिपमेंट होती है, और आज ऑर्डर आया, आज ही सारा कुछ अकाउंटिंग हुई, और आज के 2-3 दिन के अंदर अंदर उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास डिलीवर हो गया। तो ये कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स थे ईआरपी के। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग खुद से रिवाइज करना। टाइप्स ऑफ डेटा, मास्टर डेटा होता है, नॉन मास्टर डेटा होता है। ऐसे मैं ऊपर ऊपर बता देती हूँ। मास्टर डेटा वो होता है जो आप फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, लाइक हमारा नाम, हम अपना नाम बार बार चेंज नहीं करते हैं। और मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, अगर दैट इज एज, हमारा जो बर्थ ईयर है, लाइक जैसे 2004, 3, जो भी कुछ आपका है, जैसे कि आपका बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है 2002, 1, कुछ भी हो सकता है, तो वो हो गया आपका मास्टर डेटा। बट जो आपकी एज है, लाइक आज आप 20 ईयर्स के हो, नेक्स्ट ईयर 21 के हो जाओगे, उसके नेक्स्ट ईयर आप फिर चेंज होगे, तो वो नॉन मास्टर डेटा होता है। वाउचर टाइप, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। Peculiarities अबाउट वाउचर नंबरिंग, peculiarities मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, इतना हाइपर वर्ड लिख दिया देख के डर जाए। आरबीएसी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्किप मत करना। मैं थोड़ा सा आरबीसी के बारे में बताऊं, तो आरबीसी भी दो टाइप की होती है, दैट इज मैक और डीएसी। एमएसी और डीएसी, आई थिंक डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, और एम मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। दो तरह के कंट्रोल होते हैं, पर आरबीसी होता क्या, आरबीसी होता है कि जिस इंसान को जितनी जरूरत है उसको उतना ही एक्सेस दिया जाए। लिखा है ना, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अगर आप परचेज डिपार्टमेंट के किसी भी लेवल पे हो, तो आपको सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट की ही चीजों को एक्सेस करने का राइट मिले। अगर आप सेल्स के हो तो आपको सेल्स का मिले, अगर आप क्रेडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हो तो आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मिले। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब किसी के पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, देन देयर माइट बी अ चांसेस दैट दे विल बी मिस यूज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, few क्वेश्चन दैट द ऑडिटर शुड आस्क ड्यूरिंग द ईआरपी ऑडिट। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बुक का ही है, इसको जरूर देख लेना। इसमें काफी सारे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन का मेन मकसद ये पूछना है कि ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है, ईआरपी ऑडिट करता है, तो कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछता है वहां पे। तो ये क्वेश्चन आता है, एमटीपीआरटी में भरा हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सॉल्व किए तो कर लेना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और ये जो मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख के जो क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये मेरा पर्सनल का एनालिसिस है, मतलब कहीं से कुछ उठाया नहीं है, ये मैंने देखे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैं बताऊं, लाइक सबसे पहला क्वेश्चन तो ये इसमें हो सकता है ऑडिट में, कि क्या आपकी कंपनी में आरबीसी फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर बुक में ही है, आप ढूंढ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, इट्स रिस्क एंड कंट्रोल। कंट्रोल,
हाँ, कंट्रोल। एआरपी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके रिस्क एंड उस कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। वेट अ मिनट। ओके, तो अब बात होती है कि भैया ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, उसके रिस्क, उसके कंट्रोल क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे ना 5 तरीके के कुछ रिस्क होते हैं, लाइक पीपल इशू, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, अदर इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। देखो जो डार्क ग्रीन कलर से नीचे लिखा हुआ है ना, वो उसका शॉर्टकट है। अगर मैं पीपल रिस्क की बात करूं, तो पीपल रिस्क, टी स्टैंड फॉर ट्रेनिंग रिस्क, सी स्टैंड फॉर चेंज मैनेजमेंट और कंसल्टेंट, और एस स्टैंड फॉर स्टाफ टर्नओवर। ट्रेनिंग का रिस्क कैसे हो सकता है? देखो ट्रेनिंग के रिस्क में सिंपल सी चीज ये है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको कायदे से तो ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ईआरपी सिस्टम के बारे में, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके बारे में उसको तो नॉलेज नहीं है। बट कभी कभी ये रिस्क एक बन सकता है कि लोग कहीं से आए हैं, वो किस इन्वायरमेंट से काम करके आए हैं, उनको हमारे इन्वायरमेंट का कोई भी आइडिया नहीं। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये एक हमारे लिए रिस्क बन सकता है। अब इसी के साथ इसका कंट्रोल क्या हो सकता है, साथ में पढ़ो तो समझ में आएगा। सेम कंट्रोल है कि जो जो भी इम्प्लॉयज हैं जिनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग मिले। सी है कंसल्टेंट की बात करें, काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे उसमें, हमारे प्रोसेस में, बिजनेस प्रोसेस में, जहाँ पे हम लोग को कंसल्टेंट को रिक्वायर करना जरूरी होता है कि हम कंसल्टेंट को हायर करें, उनसे कंसल्ट करें, ये करें कि ना करें। और दूसरी चीज ये होती है कंसल्टेंट में कि कभी कभी जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, लाइक हमने किसी कंसल्टेंट को हायर किया, ठीक है, अब वो उतना ज्यादा फैमिलियर नहीं हो पा रहा है हमारे साथ, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ। तो ये भी एक तरीके का हमारे लिए रिस्क हो सकता है। तो इसके लिए कंट्रोल क्या होगा कि कभी भी हम कोई भी कंसल्टेंट को अगर हायर करते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा उनको उनका ओरिएंटेशन करा दिया जाए, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया जाए, जिससे वो फैमिलियर फील करें, और उनके फैमिलियर ना फील होने से हमारे लिए वो रिस्क ना क्रिएट करें। एस स्टैंड फॉर स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर में क्या होता है कि कोई स्किल्ड लेबर कभी कभी होते हैं, वो हमारा एम्प्लॉय, हमारे जो एंटरप्राइजेस है, फर्म, उसको छोड़ के जा रहे होते हैं, और जो अनस्किल्ड होते हैं वो रुके हुए होते हैं। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि जितने भी स्किल्ड लोग हैं, ये एक रिस्क होता है, हमें नहीं समझ में आता है कभी कभी किसी भी वजह से कुछ अच्छे लोग जाते हैं, कुछ बुरे लोग तब भी रह जाते हैं, बट हमें तो अच्छे लोग की टीम बना के चलनी है। तो कंट्रोल इसका ये हो सकता है कि हम ध्यान रखें कि जो अच्छे स्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, वो ना जा पाए। उनकी जो भी थोड़ी बहुत जरूरतें हैं, लाइक बेसिक नेसेसिटीज उनको चाहिए होती हैं, उनके पर्क्स उनको देते रहे, उनको टाइम टाइम पे उनको हाइक्स देते रहे, उनको कंपेंसेट करते रहे, उनको अप्रिशिएट करते रहे, थोड़ी बहुत अवार्ड फंक्शंस रखते हैं जिससे कि उनका जो मोरल है वो हमेशा हाई रहे। तो ये कुछ पीपल रिस्क होते हैं। प्रोसेस रिस्क की बात करें, प्रोसेस रिस्क में सिर्फ एक ही दो दे रखे हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेस हो रहा है हमारे इसमें उसको मैनेज करना। अगर अच्छे से मैनेज नहीं होगा डे टू डे के ऑपरेशंस तो हमें इम्पैक्ट करेंगे। इसके लिए कंट्रोल क्या होगा, अच्छे से मैनेज हो, उतना बुरा नहीं है जितना बुरा बना के रखा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क का शॉर्टकट है ये टेसा। टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस, ई स्टैंड फॉर enhancement and upgradation, and S stand for software functionality, and A stand for application program interface। इन सबके अपने अपने रिस्क हैं। टेक्नोलॉजी की बात करूं तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा रिस्क होता है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, हम 4G पे चल रहे हैं, जमाना 5G में जा रहा है। तो कंट्रोल क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के साथ हम भी चेंज होते रहें, जैसी जैसी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उस हिसाब से ऐसे कंट्रोल्स लगाए जाएं कि हम भी अपने मैनेजमेंट में चेंजेस करते रहें। ई स्टैंड फॉर इनहेंसमेंट एंड अपग्रेडेशन। ईआरपी सिस्टम अपडेट नहीं रहता है, उसके टूल्स कुछ हैं वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं, ये एक रिस्क हो सकता है। कंट्रोल क्या है कि इतनी ध्यान रखा जाए, केयर शुड बी टेकन कि जितने भी हमारे टूल्स हैं ईआरपी के वो फुल यूटिलाइज्ड हों, और वो टाइम टाइम अपडेट होता रहे। अब अपडेट तो हम ही को करना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ी बहुत रिस्क और उसके कंट्रोल। अदर इम्प्लीमेंटेशन रिस्क की बात करें तो इसका शॉर्टकट है दैट इज अ लीड्स। एल स्टैंड फॉर लेंदी इम्प्लीमेंटेशन टाइम, बहुत टाइम लगता है
ये एक रिस्क होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इतने टाइम लगने की वजह से जितने भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं ना, उनका मोरल एकदम डाउन हो जाता है। वो अपना मोटिवेशन खो देते हैं, उनका बिल्कुल मन नहीं करता है कि अब इसको और आगे कंटिन्यू करना। कंट्रोल ये हो सकता है कि हम उनके मोरल को हाई रखें, उनको थोड़े थोड़े टाइम पे मोटिवेट करते रहें। आई है इनसफिशिएंट फंड, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा सिस्टम आप अपने में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, उस समय काफी सारा फंड लगता है। पर जब इम्प्लीमेंट का टाइम आता है तो एक्चुअली में फंड का शॉर्टेज हो जाती है, इतना फंड होता नहीं कि वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसके लिए कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल ये होगा कि टाइमली और प्रॉपरली अलोकेशन हो फंड का। जितना जरूरी हो स्टार्टिंग से ही आप उतना ही जरूरी जरूरी फंड को करो, और एंड के लिए भी अपना फंड बचा करके रखो। डी स्टैंड फॉर डेटा सेफ्टी। ऑफ कोर्स, रिस्क क्या हो सकता है डेटा सेफ्टी का? रिस्क ये हो सकता है कि भैया डेटा ही लॉस्ट हो जाए, वन सॉर्ट ऑफ डेटा है वो भी चला गया। कंट्रोल क्या होगा बताओ? खुद सोचो, कंट्रोल क्या हो सकता है? अगर आपको डर है कि आपका डेटा चला जाएगा तो आप क्या कंट्रोल लगाओगे? भैया बैकअप करोगे, उसका बैकअप लगा रखोगे अपने पास। आपको पता है कि डेटा कभी भी उड़ सकता है, तो आप बैकअप बना के रखोगे। सेम वे में एस की बात करूं तो सिस्टम फेल हो गया, तो वैसे तो अलाउड अलाउड मतलब क्या, वैसे तो सिस्टम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखने चाहिए, बट एक एक्स्ट्रा मॉनिटर, एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड, ये थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बाई चांस आपका सिस्टम ही फेल हो गया तो भैया थोड़ा बहुत सिस्टम एक्स्ट्रा रखना चाहिए ना। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क क्या होते हैं? पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क कुछ भी नहीं होते, बस एक ये होता है कि आपको एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ये शॉर्टकट नहीं है, इसका एक पॉइंट ही है ये। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट आपको करनी पड़ती है कि जितनी भी चीजें आपने ये सब कंट्रोल्स लगाए हैं, ये कंट्रोल्स ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलते रहे, तो आपका जो ईआरपी है वो सक्सेसफुली चलता रहेगा। तो ये हो गई ईआरपी की बातें। उसके बाद है मेरे पास कुछ प्रोस एंड कॉन्स है हैविंग अ सिंगल सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉम्प्लायंसेस। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन और है आप में, वो ऐसे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉम्प्लायंसेस के लिए सिंगल सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या दोनों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। तो दोनों के प्रोस एंड कॉन्स बताए गए यहाँ पे। इसका भी शॉर्टकट है, दैट इज अ फेसेट, FACET, ये शॉर्टकट है। ना जाने क्यों ये ग्रीन होने से रह गया, बट मैंने अब कर दिया। अब F स्टैंड फॉर फीचर्स एंड फैसिलिटीज, A एक्यूरेसी, C कॉस्ट, E ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, T टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड। फीचर एंड फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सिंगल सॉफ्टवेयर में आपको क्या लगता है, क्या उतने फीचर्स एंड फैसिलिटीज होंगी जितने कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर खरीदूं जिसमें अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉम्प्लायंसेस दोनों हो, या मैं दोनों के लिए सिंगल सिंगल सॉफ्टवेयर खरीदूं? सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई एक सॉफ्टवेयर उसमें आपका अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉम्प्लायंसेस दोनों साथ में, तो कंपैरेटिवली फीचर्स उतने अच्छे नहीं, उतने एडवांस नहीं होंगे जितने कि एक सिंगल सॉफ्टवेयर में होंगे। एक्यूरेसी की बात करें तो डेटा आपका जो अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉम्प्लायंसेस का सॉफ्टवेयर होगा उसमें डेटा ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि आपको वहां पे डेटा इधर से उधर ट्रांसफर नहीं करना है। बट अगर कोई सिंगल सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, इन दोनों के लिए एक एक सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज करोगे, तो वहां पे एक्यूरेसी एज कंपेरेटिवली थोड़ी सी लो हो जाएगी। कॉस्ट की बात करें तो सिंगल सिंगल सॉफ्टवेयर हमें कंपेरेटिवली महंगे पड़ेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप टैक्स का सिंगल सॉफ्टवेयर खरीदने जाओगे तो वो आपको उतना महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी आपके पास अकाउंट का सॉफ्टवेयर, उसमें अगर आप टैक्स के फीचर्स इंक्लूड करवाओगे तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस की बात करें, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन में क्या होगा कि जब आप स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर को यूज करना थोड़ा सा इजी रहेगा एज कंपेयर टू इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। टाइम एंड एफर्ट्स की बात करें तो फिर खुद से सोचो, एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर में काम करने में आपको ज्यादा टाइम एफर्ट्स लगेगा या फिर एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में? बात इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ पे कि दो सॉफ्टवेयर एक में इंक्लूड है, स्पेशलाइज्ड का मतलब है टैक्स का सॉफ्टवेयर एकदम अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है। फिलहाल स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में काम कर टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको अकाउंटिंग अलग सॉफ्टवेयर में करनी है और टैक्स का काम अलग सॉफ्टवेयर में करना है। बट जब इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आएगा तो आपको टाइम एंड एफर्ट्स जो है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में कम लगेंगे। ये फीचर्स थे, इसको पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन भी काफी टाइम बाद पूछे गए हैं।
फिर देखो ना आपके उसमें ना बहुत सुंदर से मॉड्यूल्स दे के रखे हुए हैं। टोटल आई थिंक 11 मॉड्यूल्स हैं। जिस मॉड्यूल के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है, उसके शॉर्टकट्स भी गिवन है, बट प्लीज अब इतना टाइम नहीं है कि उसको डिस्क्राइब किया जाए। मैं फिलहाल आपको बता देती हूँ मॉड्यूल्स आपके में कौन कौन से हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीचर एंड प्रोसेस दो चीजें हैं यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों अलग अलग है, मैंने लिखा हुआ है वो था डिफरेंट। फीचर्स पूछेगा तो आपको फीचर्स बताने, प्रोसेस पूछेगा तो प्रोसेस अलग है, दोनों को कंबाइंड मत करना। क्वालिटी मैनेजमेंट का एक शॉर्टकट है पीसीआई, पीसी फॉर प्रियंका चोपड़ा, आई मतलब वो यहाँ आई, इससे अच्छा हो तो बना लेना। P stand for planning, quality control, quality assurance, quality improvement। ये क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के कुछ पार्ट हैं। फाइनेंशियल, हाँ, कंट्रोलिंग मॉड्यूल की बात करूं तो इसमें है कैप, CAP, कैप। कैप का है, A फॉर आता है आपका एक्टिविटी बेस्ड मॉडल कॉस्टिंग, और C फॉर है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, P फॉर है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। एज अ मेन पॉइंट है, आप बुक में देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मॉड्यूल में ये गोट है, गोट, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है फिलहाल यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म एक्चुअली में इसकी कोई हेडिंग नहीं है, मैंने हेडिंग बनाई थी तो मुझे जरा सा देखने दो बुक में। हाँ, G स्टैंड फॉर जनरल लीजर अकाउंटिंग, O स्टैंड फॉर organizational structure, A stand for accounting payable, account receivable, and T stand for transaction of flow of financial data, and again T stand for tax configuration। ठीक है, तो ये हो गया। अब इतना नहीं स्पेस था ना कि मैं पूरा उसको डिस्क्राइब करूं। नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस है, उसको जरूर पढ़ना। प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, नॉट मच इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, हाँ देख लेना इसको भी। सप्लाई चेन मॉड्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल और कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल। कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल में भी एक शॉर्टकट दे रखा हुआ है CRM, जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा। और एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, लाइक बिजनेस इंटेलिजेंस और उसके बेनिफिट, जरूर पढ़ के जाना। बहुत टाइम आता है, आप पिछले PYQs और MTP RTPs उठाइए, आपको सब दिखेगा। ये जितना भी मैं बोल रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं हवा में बोल रही हूँ, क्योंकि पहली चीज मैं बता चुकी हूँ, वैसे कोई नई बात नहीं। मुझे 2 अटेम्प्ट लगे थे, मतलब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था ग्रुप 2। तो आप इमेजिन कर सकते हो, मैंने पहला अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट मैंने बहुत PYQ MTP RTPs लगाए हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन बस चुके हैं कि कौन से कितने ज्यादा टाइम पूछे जा चुके हैं। तो गाइज ये प्लीज स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ XBRL, XBRL के बारे में ना बहुत कहानी लिखी हुई है भाई, देखो मॉड्यूल में बहुत सारे टॉपिक हैं, बट उसमें एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये जरूर पढ़ना। हु यूज दी XBRL, इसमें भी काफी सारे रेगुलेटर, कंपनीज, एडवर्टाइजर है। इसमें जो रेगुलेटरी वाला है ना, उसमें थोड़े बहुत लेंदी पॉइंट्स है, वो ज्यादा पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन MIS रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट कितने टाइप की होती है, इसका शॉर्टकट है आर्ट्स। A फॉर एक्यूरेट, रिलेवेंट, टाइमली, एंड S स्टैंड फॉर आई थिंक सिस्टमैटिक, ऐसे ही कुछ था, देख लेना, शॉर्टकट गिवन है। So that's it. Thank you so much guys. Do share with your friends. और कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछो। आई होप साउंड क्वालिटी आज सही हो थोड़ा सा। और 3 चैप्टर्स और बचे हैं, मैं ऐसे ही 10-10 11 पेज की स्लाइड्स बना करके डेफिनेटली शेयर करूंगी। 33 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि हाफ एन आवर से ज्यादा ना जाए सेशन, क्योंकि क्विक रिवीजन का मतलब ही क्विक होता है। मैंने सारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट तो मोस्टली कवर अप किए हुए हैं, बट ये हाँ इतना बोल सकती हूँ कि इसको लेकर के आपके थोड़े बहुत जो निमोनिक्स हैं एकदम, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। सो आई होप यू लाइक इट। यार मेरे को बड़ी मेहनत पड़ रही है ये बनाने बनाने में ना, बट स्टिल ये PDF मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो नए हैं प्लीज जुड़ जाना, आपको वहां से मिल जाएगा। और खूब सारा शेयर करना, खूब सारा लाइक करना।
And thank you so much, guys. Till then, take care and bye bye and all the best for your exams.